नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश न्यूनतम उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का भी ऐलान किया गया है। दरअसल 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी और ये बजट 2 चरणों में होगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी तय की गई। हमको मालूम है कि कल 1 तारीख को अपना जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है और उसके साथ ही आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है, उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं। तो उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और फिर बजट को पास करना। हरियाणा विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार का बजट काफी अहम होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र, 2 चरणों में होगा बजट सत्र। 20-23 फरवरी तक पहला चरण, 16-21 मार्च तक दूसरा चरण। बीएससी तय करेगी सत्र की अवधि। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको परसू भी किया है। मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण यह कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के, लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहाँ रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई, लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहां शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं, नागरिक के हरियाणा के हैं। अंततः हमने आज उनको उस एक्स-ग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। इसके साथ ही मनोहर कैबिनेट की इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत को अनुकंपा नियुक्ति। हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम 2016 के नियम में संशोधन। स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सेवा और अनुसंधान विभाग से अलग बनेगा आयुष विभाग। हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था।
प्रवेश विनियम, फीस नियंत्रण और शैक्षणिक मानक अनुसरण अधिनियम 2012 के नियमों पर रोक। हरियाणा सरकार कार्य आवंटन नियम 1974 में शामिल किया जाएगा। विदेश सहयोग विभाग वित्तीय नियमों में संशोधन। हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय कार्यकारी अनुभाग एवं विविध समूह का सेवा नियम 1998 में संशोधन। NH 21A पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 138 में के स्थान पर आरओबी और अप्रोच रोड के निर्माण कार्य के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा और हरियाणा वासियों की प्रगति के लिए हर वो संभव कदम उठा रहे हैं जिससे हरियाणा वासियों का कल्याण और अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ। इसे ही ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने बजट तैयार किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तो साथ ही बजट सत्र से पहले मनोहर कैबिनेट की बैठक में ऐसे ही कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिससे कि हरियाणा के नागरिकों को फायदा हो सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान भी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों समेत प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस पुनीत कार्य से जुड़े और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें सहायता प्रदान करें। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया है, टीबी किट प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे भी इस पुनीत कार्य से जुड़े और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत निक्षय 2.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता, जाँच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान निक्षय 2.0 वेब पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके निक्षय मित्र के रूप में शामिल होकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकती है। पंजीकरण के बाद भौगोलिक स्थितियों के अनुसार टीबी मरीज का चयन भी कर सकती है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा। हम सब मिलकर हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियर नीति के तहत एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की रोशनी से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। हमारा घर और परिवार एक ही है, इस भावना से काम करें। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी या जरूरत हो तो सभी के लिए उनके घर के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। हरियाणा सरकार ने संत रविदास जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रविदास जयंती के मौके पर प्रदेश में 3 जगहों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत रविदास जयंती गुरुग्राम, नरवाना और यमुनानगर में राज्य स्तर पर मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महापुरुष किसी जाति वर्ग से संबंध नहीं रखते, बल्कि उनकी विचार धाराएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को इन महापुरुषों की जयंतियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हरियाणा सरकार महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप, शूरसेन आदि महापुरुषों की जयंतियां मनाकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम जानकारियां दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख को तय किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया है, जिससे प्रदेश के 29 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। केंद्र का जो बजट है उसमें वैसे तो कल से आप लोगों ने भी एकत्र की होंगी सारी बातें, जो हाइलाइट्स उसके सब आपको पता लगे भी होंगे। फिर भी जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहां तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा ये जो अमृतकाल, जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे, और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। बजट के लिए अगर कुछ विशेष जो चर्चा है वो आपको अगर सामने रखना चाहूं, तो जैसे आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है, विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है। किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे देश का कि हम इस लेवल तक जाएंगे। जहां तक हरियाणा का विषय है, हमारा इस पिछला जो वर्ष चल रहा है, इसमें ये दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज्यादा चल रही है। तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है। जहां तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है, घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, ये जैसे केंद्र सरकार ने इंप्रूव करने के लिए अपना एक मंसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है, वो 24-25 तक 4.5% तक हम लेकर के आएंगे। ऐसा केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री ने एक प्रकार का आगे का टारगेट रखा है, जो अभी 6.4% है, और अगले साल 23-24 में 5.9 होगा, और 24-25 में 4.5 तक लाएंगे। जहां तक प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है, उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं वो लागू हुआ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था, 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया है, जिससे प्रदेश के 29 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन स्कीम को बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र स्थापित होंगे। हरियाणा में 10 से ज्यादा का आवंटन हुआ तो उसका हम लाभ उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना, उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। एक विषय केंद्र सरकार ने गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र
जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे, इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है। 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे। और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज पर बोलते हुए कहा कि 157 मेडिकल कॉलेज के साथ नए नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम आवास योजना में 66% बजट बढ़ाया है, जिसका लाभ हरियाणा को भी मिलेगा। 157 केंद्र ने किए हैं, सैंक्शन किए हैं, और जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने हैं या बन रहे हैं, ऐसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 157 में 6 का हमें लगता है कि उसमें हमें ये राहत मिलेगी कि उनके साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें यमुनानगर है, कैथल है, जींद है, भिवानी है, नारनौल है, करनाल है। तो करनाल का तो चल ही रहा है मेडिकल कॉलेज, बाकी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो सारे इसमें मुझे लगता है कि इसके अंदर सब साथ आएंगे। एक बात और जो कही है कि ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट वाले अपना करते हैं और सरकारी अपने होते हैं, लेकिन एक ज्वाइंट ऐसा रिसर्च का सिस्टम बने, उस पर भी केंद्र सरकार ने जोर दिया। और मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसा है, सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर प्राइवेट क्षेत्र को भी अगर साथ जोड़ेंगे तो बहुत स्पीड बनेगी उस रिसर्च के काम में। और आज हेल्थ के नाते से मेडिकल साइंसेज के नाते से ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई, उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं, बीपीएल परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है, जिनके अपने मकान नहीं है। ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे, उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे, ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपए से हमको मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एयर कनेक्टिविटी योजना का भी लाभ हरियाणा को मिलेगा। साथ ही एयरपोर्ट बन रहे हैं, इसका भी लाभ हरियाणा को मिलेगा। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक एयर हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहां, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है। तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके, और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा, जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्री बजट में सुझाव दिया था। प्री बजट मीटिंग में हमने जो सुझाव दिए थे, उसमें से 2 सुझाव मान लिए गए हैं। हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से 2 सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए। तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर, और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा। और खास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं, वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। एक दूसरा सुझाव हमने जो पिछली बार दिया था, मान लिया गया था, इस बार भी सुझाव दिया, वो भी मान लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से कुछ राशि बिना ब्याज के, एक दीर्घकालीन राशि वो मिलनी चाहिए। तो पिछली बार भी 1 लाख करोड़ रुपया
हमने सुझाव रखा था, माना गया था, इसका और बढ़ाया जाए तो 1 साल के लिए इसको और भी बढ़ा दिया गया है। तो 1,30,000 करोड़ रुपया, पिछली बार 1 लाख करोड़ था, इस बार 1,30,000 करोड़ रुपया इसके लिए राशि आवंटित की गई है। और पिछली बार हमें हिस्सा मिला था 874 करोड़ रुपया, और मुझे लगता है क्योंकि इस बार 30% ज्यादा है तो स्वाभाविक है 1100 करोड़ रुपए के आसपास हम अपेक्षा करते हैं कि हमको ये राशि जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस पर फोकस किया जाएगा। जीएसटी की कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रहा है। हरियाणा की भी जीएसटी कलेक्शन में 14 से 25% वार्षिक ग्रोथ हुई है। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 16-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था, और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूं ये, और 23-24 का जो बजट है उसमें 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। अपने आप में एक बहुत अच्छे दिशा में दिया गया बजट है कि ज्यादा कैपिटल एक्सपेंस हो। रेवेन्यू एक्सपेंस तो नॉर्मल खर्चे होते हैं जितने, वो तो चल रही है, उसमें कहीं कम ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अब तुलना में जो हमारा बजट का कलेक्शन रिसीट्स हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंस को बढ़ा सकें ताकि रेशो थोड़ी सी ठीक हो सके। हरियाणा की भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस की जो टोटल है शायद 34% हमारा इस समय चल रहा है। कैसे इसको बढ़ाया जाए, लगातार इसके ऊपर सब सरकारों का प्रयत्न रहता है। जीएसटी की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में तो बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी जीएसटी कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसके इंक्रीज की। 1 साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था। अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है। 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक तय की गई। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9% था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा। प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म्स इस प्रकार के हैं, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं लागू हुआ है ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था। 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं है। हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हमने हरियाणा में पहले से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। अब तक प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों के खाते में 63,000 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान किया है। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ही है कि हमने पहले से इसको काफी शुरू किया है, और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। अंतोगत्वा अब वंचितों को वरीयता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के
प्रदेश के जरूरतमंदों का विकास हो सके और जरूरतमंद विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।